हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक या कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं ये नीट 2025 या मेंस 2025 में जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं उन दोनों ही बच्चों के लिए ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत फ्रिक्वेंट बेसिस पे से तुमको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलते हैं और वो टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल मास, लॉज ऑफ मोशन में कह सकते हो, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल की बात कह सकते हो। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ या सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास जिसका एग्जाम्पल बहुत फेमस है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, दैट इज़ रॉकेट प्रपल्शन। तो ये टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट है आज का, इसको हम लोग सीखेंगे, देखेंगे और फिर कुछ फॉर्मूले हैं उसको भी समझेंगे और कैसे इन फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इनको अप्लाई करना होगा। तो ये पूरा बात हम लोग इसमें सीखेंगे, मगर पहले बिफोर वी स्टार्ट द मेन टॉपिक कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल बात है उसको समझते हैं कि वेरिएबल मास का यहाँ पे क्या मतलब है और कहाँ से ये पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है उसकी बात करेंगे। फिर पूरा जो फॉर्मूला है उस वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। तो सबसे पहले फिगर जो बना है उसको अभी ये मत देखो, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो पहले। तो कहता है कि प्रॉब्लम ऑफ वेरिएबल मास दैट इज रॉकेट प्रपल्शन। देखो होता क्या है, सबसे पहले सपोज दैट हमने एक बॉडी लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया ऑफ सम मास, मान लो m, ठीक है। चलो वेरिएबल मास की हम बाद में बात करते हैं, पहले कांस्टेंट मास को समझते हैं। जब कांस्टेंट मास होता है तो हम क्या सोचते हैं और जब वेरिएबल मास होगा तो हमें क्या सोचना चाहिए। तो सपोज एक बॉडी है जिसका मास m है और ये मास इज कांस्टेंट ओवर द टाइम। टाइम के साथ इस मास में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, द मास इज कांस्टेंट। अब इस बॉडी पर हमने यहाँ से एक फोर्स एक्सर्ट कर दिया, द फोर्स सपोज दैट इज F, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स से उसके वेलोसिटी में चेंज होगा। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि फोर्स जब तुम किसी बॉडी पर लगाते हो, द फोर्स दैट इज एक्सटर्नल, तो उस बॉडी के जो स्टेटस ऑफ मोशन है उस पर चेंज होता है। रेस्ट में है तो मूव करेगा, मूव है तो मोशन में चेंज होगा। तो वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सपोज दैट बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, एकदम बेसिक से बात करते हैं। मास m है, कांस्टेंट है, हमने फोर्स F लगाया। ये फोर्स F जो एक्सटर्नल है, ये फोर्स क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज लाएगा, जो कि फोर्स का काम होता है। तो इसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ, वो वेलोसिटी एक एक समय एक में चेंज होगा, एक टाइम इंटरवल में कुछ उसमें चेंज होगा। तो उस वेलोसिटी में और उस वेलोसिटी को चेंज होने में जो टाइम इंटरवल लगा, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग कॉमनली कहते हैं कि भाई दिस इज आवर एक्सलेशन। ये हमको मिल गया एक्सलेशन, ठीक है। अब इस मास और एक्सलेशन का जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हम लोग उस फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं जो फोर्स उस बॉडी पर हमने लगा। पूरा बात ध्यान से बस समझना, एकदम बेसिक जरूर से बता रहा हूँ कि फोर्स किसी बॉडी पर जो लगाते हैं वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिंपल सा है। तो मास इज कांस्टेंट, फोर्स लगाया, वेलोसिटी में चेंज हुआ, उस चेंज में कुछ वक्त लगा तो रेट ऑफ चेंज भी निकाल लिया, दैट इज एक्सलेशन। और उस बॉडी का मास जो कांस्टेंट था उसमें a से मल्टीप्लाई किया तो बॉडी पर जो फोर्स लगाया गया था उसकी मैग्नीट्यूड या जो भी डायरेक्शन वगैरह है वो हमको सब मिल जाएगा इससे। ये एक बेसिक सा हमारा लॉस ऑफ मोशन जो हम लोग सब जानते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे इस बात को तुमको गौर करना है कि यहाँ पर जो मास है हमने कांस्टेंट लिया और दिस इज हाउ यू जनरली कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ बॉडी, सिंपल सी बात है। और लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर हम लोग न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन की बात करें तो फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं। क्या फोर्स को ऐसे डिफाइन करते हैं कि मास इनटू एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड फोर्स। ये तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। जो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में फोर्स को डिफाइन किया गया है तो वहाँ तो एक्सेलेरेशन की बात ही नहीं, वहाँ तो मोमेंटम की बात होती है कि किसी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज है, वो जो रेट ऑफ चेंज है वो फोर्स माना जाएगा, ऐसा न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में कहा जाता है। तो अब ये मान लो कि यहाँ पर एक बॉडी है और न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन की अगर बात किया जाए
तो फोर्स इज समथिंग विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, कि किसी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसका जो रेट है चेंज होने का वही फोर्स माना जाएगा, ऐसा लॉस ऑफ मोशन कहता है ना। अब हमें यहाँ बात ध्यान से समझिए कि जो मोमेंटम है एज पर द डेफिनेशन वो है मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर पे मन में एक बात ये भी आएगी कि यार मास इनटू वेलोसिटी है तो मोमेंटम में चेंज कैसे हो सकता है? मास से भी हो सकता है, वेलोसिटी से भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मास हमारा कांस्टेंट होता है और मोमेंटम में जो भी चेंज होता है दैट कम्स फ्रॉम द चेंज इन वेलोसिटी। हम मोस्टली इसको करते हैं, देखते हैं, एंड वी यूज टू ऑफ इट। हम इसके इतने यूज टू हो चुके हैं इस कॉन्सेप्ट के कि वेलोसिटी में चेंज होगा तो मोमेंटम में चेंज होगा, कि हम ये भूल जाते हैं कि मोमेंटम में चेंज मास से भी हो सकता है। अगर मास वेरिएबल हो, बॉडी का मास बदल रहा हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास उसका चेंज कर दिया गया, मास में चेंज होने से मोमेंटम में चेंज हुआ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मोमेंटम मास से चेंज हो रहा है कि वेलोसिटी से चेंज हो रहा है? अगर मोमेंटम में चेंज है तो फोर्स है, दैट्स इट। तो अब अगर तुमसे ये कहा जाए कि किसी बॉडी के मास में चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास तुम निकाल सकते हो उसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, दिस इज द थिंग। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास मैंने निकाल लिया। अब इसमें अगर मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही हो गया तुम्हारा dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मैं यहाँ वेक्टर लगा दूं और यही तुम्हारा हो जाएगा फोर्स। तो ऐसे सिस्टम को कहेंगे हम लोग सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। मेरे कहने का ये मतलब है कि कुछ सिचुएशंस, मैक्सिमम जगह तो हमारा मास कांस्टेंट होता है, मगर कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर मास कांस्टेंट नहीं है एंड मास इज वेरिंग विद टाइम एंड सो द मोमेंटम इज वेरिंग विद टाइम एंड सो कम्स द फोर्स। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। और उसका एक परफेक्ट क्लासिक एग्जांपल है दैट इज रॉकेट प्रपल्शन। और रॉकेट प्रपल्शन जो हम लोग को पढ़ना है वो इसी पूरे प्रिंसिपल पर बेस्ड है, उस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड नहीं है। यहाँ पर भी मोमेंटम में चेंज होगा, चीज़ें उसके हिसाब से काम करेंगी, बट द मास विल बी चेंज्ड एंड दिस इज हाउ द फोर्स विल कम टू द पिक्चर एंड रॉकेट को फोर्स मिलेगा, थ्रस्ट मिलेगा जिससे मूव करता है। तो बिफोर वी स्टार्ट द मेन रॉकेट प्रपल्शन हमें ये दो चीज़ें एकदम समझ में आनी चाहिए कि कांस्टेंट मास में क्या बातें हैं और वेरिएबल मास में मोमेंटम कैसे चेंज होगा एंड फोर्स कैसे जनरेट होगा। तो इसको ही हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, जिसका एक एग्जांपल है तुम्हारा ये रॉकेट प्रपल्शन। वैसे कैसे करना है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलो, तो सपोज दैट ये मैं रब कर दूँ पहले ताकि हम लोग को एक प्रॉपर स्पेस मिल जाए। एक छोटा सा डेरिवेशन है उसको समझना होगा, तो वी नीड द स्पेस। ठीक है, बात को समझना। बात समझ में आ गई कि वेरिएबल मास का क्या मतलब है और कांस्टेंट मास का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि मास के वेरी करने से मोमेंटम में चेंज होगा एंड द फोर्स विल कम। अब उस पर अप्लाई करते हैं। चलो, तो मान लो कि एक ये रॉकेट है, दो इसकी पोजीशन बनाइए दो अलग अलग टाइम के हिसाब से। मान लो दिस इज द टाइम t इज इक्वल टू 0 और इस वक्त इस रॉकेट का जो टोटल मास है दैट इज m0, इंक्लूडिंग रॉकेट प्लस उसके अंदर जो फ्यूल है, जो गैस है, उसका टोटल मास इज m0 एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया u है और ये जो फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल के बर्न होने से जो गैस इजेक्ट होगी, उस गैस की जो वेलोसिटी है जो इजेक्ट हो रहा है दैट इज सपोज vr। ठीक है, अब ये जो गैसेस, अब देखो यहाँ पर मास कैसे वैरी किया। फॉर एग्जांपल इस रॉकेट के अंदर कुछ फ्यूल भरा था, तो रॉकेट का टोटल मास जो होगा उसमें फ्यूल का मास भी इंक्लूडेड है। सिंपल सी बात है, वो फ्यूल में बर्निंग हुई और उससे गैसेस बाहर निकली, तो जो मास, जो गैस बाहर निकला, मास बाहर निकला, वो रॉकेट का ही तो हिस्सा था। तो बताओ रॉकेट के टोटल मास में चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वही चेंज मोमेंटम में, वही मास में चेंज
मोमेंटम में चेंज लेकर के आएगा। तो यहाँ पर ये भी मानना होगा कि जो ये गैस बाहर निकल रही है, इसके बाहर निकलने का रेट है dm/dt। नेगेटिव का मतलब टाइम के साथ मास की घट रही है। तो माइनस dm/dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। इस रेट से रॉकेट का मास चेंज हो रहा है, या यूं कहो कि इस रेट से रॉकेट से गैसेस बाहर निकल रही है और इस स्पीड से निकल रही है। और जनरली ये VR और dm/dt कांस्टेंट होता है। जिस रेट से मास इजेक्ट होता है मान लो वो कांस्टेंट है, और जिस वेलोसिटी से निकलना VR वो भी कांस्टेंट है। तो अब हमें जरा ये बताओ, जो तुमको समझाया मैंने अभी, ये मास जो इजेक्ट हुआ है, बाहर निकला है, इसके वजह से इस रॉकेट के मास में चेंज होगा। रॉकेट के मास में चेंज होगा तो इसके मोमेंटम में चेंज होगा। मोमेंटम में चेंज होगा तो इस पर थ्रस्ट लगेगा, फोर्स लगेगा, और वो फिर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिस पर दुनिया का कोई भी रॉकेट चलता है। अब ये तो t इज इक्वल टू 0 की बात है। आफ्टर सम टाइम, लेट अस सपोज आफ्टर सम टाइम t, इसका जो मास है वो हो गया m नॉट से m हो गया, कुछ घट गया, और वेलोसिटी u से बदल कर हो गई v एट सम पॉइंट ऑफ टाइम t। तो ये दो अलग अलग कंडीशन है एक रॉकेट के, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे। हमें दो तीन चीज़ पता करनी होती है। अगर हम एग्जाम में क्वेश्चंस की बात करें तो दो तीन क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं। सबसे पहले कि भाई रॉकेट का एक्सेलरेशन कितना होगा, रॉकेट पे ऊपर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, और रॉकेट की वेलोसिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कितनी होगी। अगर उसकी किसी टाइम पर वेलोसिटी दी हुई है तो किसी दूसरे टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी। तमाम क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, एक एक करके सारी बात करते हैं। सबसे पहले इस रॉकेट पर जो टोटल फोर्स लगे हैं उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो पहला फोर्स होगा वो होगा थ्रस्ट ऑफ इजेक्टेड गैस, और वो भी कहाँ पे, इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो गैस बाहर निकलेगी उससे ऊपर थ्रस्ट लगेगा, दैट इज अपवर्ड थ्रस्ट। उसको F बोल दिया। अभी इसका फॉर्मूला क्या निकलता है मैंने, माइनस dm/dt इंटू VR। अब तुमको क्या सर, VR तो वेलोसिटी गैस की है, रॉकेट पे कहाँ से फोर्स लग गया। देखो, जो गैस बाहर निकला वो dm/dt है, जो उसकी वेलोसिटी है वो VR है। तो एक्चुअल में ये मोमेंटम में चेंज उस इजेक्टेड गैस का है, लेकिन जो इजेक्टेड गैस के मोमेंटम में चेंज होगा वही चेंज तो रॉकेट में भी होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के हिसाब से। तो यही मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज उस इजेक्टेड गैस का भी है, इसी रेट से मोमेंटम रॉकेट का भी चेंज करेगा। दैट इज दैट विल बिकम द अपवर्ड थ्रस्ट, और वही रॉकेट पे लगने वाला क्या बन जाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स। तो ये फोर्स लगेगा उस इजेक्टेड गैस के द्वारा जो बाहर निकली है, और रॉकेट पर ये फोर्स लगेगा ऊपर की दिशा में। तो ये हो गया एट, और ये फोर्स जो है वो चेंज करता रहेगा, क्योंकि हर टाइम पर रेट ऑफ चेंज dm/dt अगर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर चेंज करेगा तो दिस मे चेंज। तो ये तो हो गया एक अपवर्ड फोर्स जो रॉकेट को ऊपर एक्सेलरेट करना चाहेगा। दूसरा, उस रॉकेट का खुद का वेट ऑफ रॉकेट इन, वो भी कहाँ काम करेगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउन डायरेक्शन में उसका वेट काम करेगा, एंड दैट वेट इज गोइंग टू बी mg एट, और एक सर्टेन टाइम, ये वेट तो वैरी करेगा मास चेंज का रॉकेट का। तो एट टाइम t नेट अपवर्ड फोर्स अगर मैं निकालना चाहूँ, नेट अपवर्ड फोर्स कितना होगा। तो नेट अपवर्ड फोर्स विल बी, इसको अगर मैं F डैश बोल दूँ तो F डैश माइनस mg नेट फोर्स, एंड F डैश इज
माइनस डी एम बाई डी टी वी आर माइनस एम जी, और f को हम कह सकते हैं, तो ये भी तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले से हम लोग उस रॉकेट पे लगने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं एट एनी टाइम t। दिस इज द फॉर्मूला। एट एनी टाइम t द नेट फोर्स, अपवर्ड फोर्स ऑन रॉकेट इज दिस वन। इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सलेशन, तो माइनस डी एम बाई डी टी इंटू वी आर माइनस एम जी। मास से अगर डिवाइड कर दो तो ए विल बिकम व्हाट इज माइनस डी एम बाई डी टी वी आर बाई एम माइनस जी। तो इस फॉर्मूले से हम लोग रॉकेट का किसी पर्टिकुलर टाइम एक्सलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई उसका एक्सलेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या है। बस एक बात का ध्यान रखना, डी एम बाई डी टी क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस या रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ मास ऑफ गैस। वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस जो बाहर निकल रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एम क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम पर रॉकेट का मास, एंड जी इज ग्रेविटी। तो ये दो फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो तुमको पता होना चाहिए कि हमें एक्सेशन या नेट फोर्स फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। रेट ऑफ इजेक्शन तुमको बिल्कुल चाहिए होगा, वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन तुमको बिल्कुल चाहिए होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पर रॉकेट का मास भी तुमको चाहिए होगा अगर एक्सेशन तुमसे पूछता है तो ये दो चीज़ तुमको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हमसे वेलोसिटी पूछता है कि t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी u थी, तो एट दिस टाइम वेलोसिटी क्या होगी, कैसे निकालते। देखो a मिल गया तो v भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a को हम लोग हमेशा की तरह क्या बोलेंगे, dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एम बाई डी टी वी आर बाई एम माइनस जी। अब डी टी का मल्टीप्लाई कर दो तो डी वी विल बिकम माइनस डी एम बाई एम इंटू वी आर माइनस जी इंटू डी टी। अब दो तरफ का हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डी टी इज माइनस वी आर तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हो, डी एम बाई एम, जी भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी टी। अब लिमिट लगाओ, t इज इक्वल टू 0 पर मास m नॉट था, वेलोसिटी u थी। t इज इक्वल टू 0 पर मास m नॉट था, वेलोसिटी u थी। t इज इक्वल टू t पर मास m हो गया, वेलोसिटी इसकी v हो गई। t इज इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट लगा दिया u टू v, माइनस वी आर 1 बाई m का इंटीग्रेशन m के एस्पेक्ट में इज log m, वो भी m नॉट से m, माइनस g एंड डी टी का इंटीग्रेशन इज टी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, उधर आ गया माइनस वी आर एंड लॉग एम माइनस लॉग एम नॉट माइनस जी टी। निगेटिव को अगर अंदर भेज दो तो v माइनस यू इज इक्वल टू वी आर एंड लॉग एम नॉट माइनस लॉग एम माइनस जी टी, एंड लॉग m माइनस लॉग n इज लॉग m बाई n होता है, और इसको u को वहाँ भेज दो तो v इज इक्वल टू u, जी टी को साथ कर लो, v u माइनस जी टी प्लस वी आर लॉग m नॉट बाई m। तो ये हो गया एट पर्टिकुलर टाइम उस रॉकेट की वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हम लोग को पूछा जा सकता है एट एनी पर्टिकुलर टाइम। अब यहाँ समझो क्या v है, क्या v इज वेलोसिटी एट एनी टाइम t जो हमसे पूछा जाएगा। कैसे निकालेंगे, u इज इनिशियल वेलोसिटी हमको दिया रहा है किसी पॉइंट पे, t वो टाइम है जहाँ वेलोसिटी पूछी गई है, g इज ग्रेविटी, वी आर वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस,
एंड एम नॉट स्टार्टिंग का उसका मास t इज इक्वल टू 0 पे, और m उसका वो मास जब हमसे उसकी वेलोसिटी जिस टाइम पर पूछी जाएगी। अब यहाँ पर पे एक चीज़ और हमको तो समझनी होगी कि इन केस मान लो अगर इफ़ u इज इक्वल टू 0, अगर मान लो स्टार्टिंग में जब t इज इक्वल टू 0 है, वो टाइम है जब रॉकेट स्टार्ट करता चलना, t इज इक्वल टू दैट टाइम जब रॉकेट शुरू करता है, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, एकदम t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल उसका m नॉट होगा। तो वहाँ जैसे u इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, वी आर लॉग m नॉट बाई m n माइनस जी टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर हमको ये पता हो कि रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो टाइम t इज इक्वल टू 0 से शुरू होता है, जहाँ टी एम नॉट क्या होगा, इनिशियल उसका मास भी होना चाहिए, और m क्या होगा, जिस टाइम पर वेलोसिटी पूछा है उस टाइम पर उसका बचा हुआ मास, ताकि उस टाइम पर वेलोसिटी फाइंड कर सको। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा, ये इसका फॉर्मूला है नेट फोर्स निकालने के लिए, नेट एक्सेशन, वेलोसिटी एट एनी टाइम एंड वेलोसिटी एट एनी टाइम इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अगर ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो इन फॉर्मूले को याद रखोगे, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बट कुछ प्रैक्टिस भी करनी होगी, तो फॉर्मूले प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रैक्टिस करके जाएंगे तो भी कोई भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल मास, जिसका एक परफेक्ट एग्जांपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज रॉकेट प्रपल्शन। ठीक है, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए फॉर्मूलों के साथ। थैंक यू सो मच।